क्या मालकिन के घर में काम करने वाले नौकर चेरी के बाग का मालिक बन सकता है? मिसेस रेनेव्स्की की तरह इस ड्रामे में कोई और भी कर्जदार था क्या? मिसेस रेनेव्स्की की कौन सी बेटी गोद ली हुई थी? मिसेस रेनेव्स्की की कौन सी ऐसी बेटी थी जो कि एक मुलाजिम के साथ इश्क लड़ा रही थी? रेनेव्स्की की कौन सी ऐसी बेटी थी जो सारी उम्र सफ़ेद लिबास पहनती रही? कर्ज तले दबी हुई मिसेस रेनेव्स्की ने फ़कीर की भीख जब फ़कीर ने भीख मांगी तो चांदी के बजाय कौन सी अहम चीज़ मिसेस रेनेव्स्की ने दी थी? ये सब और बहुत कुछ आज की इस समरी में, चेरी ऑर्चिड की समरी में हम पढ़ने वाले हैं। इस समरी में क्या है, किस तरह है, कौन सी चीज़ें हैं, मैं ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं और मैं कोशिश करूँगा इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूं। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी आपने लाजमी बताना है ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर पाएँ अपने काम को। तो इस ड्रामे के जो राइटर हैं वो एंटन चेखव थे, जो 1860 में रूस में पैदा हुआ। मज़ीद इसकी तफसील स्क्रीन पे आपको आप देख रहे होंगे। टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं ड्रामे की समरी की तरफ। इस ड्रामे का आगाज़ मिसेस रेनेव्स्की की आमद से होता है, जो 5 साला जिला वतनी की ज़िंदगी पेरिस में गुजारने के बाद वापस घर में आती है। इसकी बेटी अनिया, अब याद रखें एक नया करैक्टर हमारे पास आया है। मिसेस रेनेव्स्की की बेटी कौन सी है? अनिया। और मुलाजिम याशा भी इसके साथ थे, मीन्स के पेरिस में थे। वो भी साथ रूस में वापस आए रेनेव्स्की के साथ। रूस में इसके घर से मुल्हक का एक चेरी का बाग भी था। जब वो रूस में आई ना तो उसके घर में ना चेरी का बाग था और रेनेव्स्की उसकी मालका थी उस बाग की। घर में ना उस बाग में इसका पुराना मुलाजिम था जिसका नाम लोपाखिन था। इसको याद रखना है आपने, लोपाखिन को। फिर एक मुलाजमा भी थी वहाँ पे। कहाँ पे? उस चेरी ऑर्चिड के बाग में, उस घर में। और उस मुलाजमा का नाम क्या था? डनियाशा। और रेनेव्स्की की बेटी भी वहीं उस बाग में, उस घर वाले बाग में थी और उस बेटी का नाम वारिया था। और बेचैनी से ये सब इंतज़ार कर रहे थे किनका? मिसेस रेनेव्स्की का। क्यों कर रहे थे? क्योंकि मिसेस रेनेव्स्की 5 साल के बाद अपनी बेटी अन्या और मुलाजिम याशा के साथ उस घर में आ रहे थे जहाँ पे ये बाग, जहाँ पे ये नौकर बेटी वरिया मौजूद थे। इनका इंतज़ार कर रहे थे। मज़ीद आगे चलते हैं। रूस में आमद के बाद, मिसेस रेनेव्स्की के आने के बाद, इसका पड़ोसी जिसका नाम पिस्चिक है, एक नया करैक्टर आ गया हमारे पास। और गायब मिसेस रेनेव्स्की से मिलने आते हैं। वो आपस में काफ़ी अरसे के बाद मिलने आए और बहुत खुश हुए। मिसेस रेनेव्स्की एक अमीर औरत है, ये आपको तारफ़ में बताता चलो। रिच औरत है और अमीराना ज़िंदगी गुजारने की कायल है, आदत है, हैबिट है उसे। एक अच्छी और फैसिलिटेड लाइफ गुजारने के लिए वो अपने बाग, अपने घर को बैंक में गिरवी रख चुकी थी। बैंक की सालाना सूद की रकम ना अदा करने पर वो बैंक की कर्जदार हो चुकी थी, लेकिन वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। वारिया जो इसकी बेटी थी, गोद ली हुई बेटी थी, याद रखिएगा, वारिया जो थी वो मिसेस रेनेव्स्की की गोद ली हुई बेटी थी। रूस में इसके घर की देखभाल कर रही थी, चेरी ऑर्चर्ड वगैरह की, उस बाग की और इस घर की जहाँ पे रेनेव्स्की 5 साल के बाद आई। वो मिसेस रेनेव्स्की की रूस आमद पर उसकी तवज्जो इस मसले की तरफ लाने की कोशिश करती है कि माँ, जो ये आपने ये बाग, जो आसाइशें, जो अपनी लग्जरी लाइफ जी रही हैं, ये तो आपने गिरवी रखी हुई है और ये जो गिरवी रखी है तो ये तो हमसे ले लिया जाएगा। तो
आप इसके मुतल्लिक सोचें। लेकिन माँ है कि इसको तो सोच ही नहीं, वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, वो अपनी लग्जरी लाइफ में जी रही है। वो अब हर वक्त रेनेफ्स्की अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहती है और हकीकत का तो उसको पता नहीं है। हकीकत में तो उसका घर जो चेरी ऑर्चर्ड है वो क्या है, वो उनसे छीन लिया जाएगा। अब लोफाकिन, ये जो एक पुराना मुलाजिम था, वो बार बार कहता है वारिया के बाद रेनेफ्सी को कि ये घर किसी तरीके से इसको बचाओ, ये घर आपके पुरखों की एक ज़मानत है, एक याद है जिसमें हमने पुराने पास्ट अपनी लाइफ को देखा। ये जो मुलाजिम है लोपाखिन, ये मिसेस रेनेफ्स्की के ख़ानदान की साल साल खिदमत कर रहा था और इसके ख़ानदान से, इसके लोपाकिन के ख़ानदान से भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेनेफ्स्की के ख़ानदान की खिदमत कर रहे थे और वो नहीं चाहता था कि ये बाग बिकता हुआ नज़र आए। इसीलिए बार बार मिस रेनेफ्स्की की तवज्जो इस मसले की तरफ दिलाने की कोशिश करता है कि मालकिन ये बाग बचा लो, इसकी नीलामी जो हो रही है इसको बचा लो, कुछ ना कुछ करो। लेकिन ये मालकिन थी कि इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही थी, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी, वो इन रियलिटी ऑफ लाइफ की तरफ बेखबर थी। लेकिन क्योंकि सूद बढ़ चुका था, सौदा अदा ना करने की सूरत में घर और बाग को नीलाम करने का हुक्मनामा आ चुका था, लेटर आ चुका था। वो रूस आमद पर बैंक की तरफ उसे कई वार्निंग लेटर भी मिले। जब वो पेरिस से रूस आई ना, तो कई वार्निंग लेटर मिले। लेकिन ये ख़ातून थी कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही थी। जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, वो जल्द ही घर और बाग को नीलाम कर देंगी, ये इन लेटर में लिखा हो चुका था, वार्निंग लेटर में, कि बैंक वाले आएंगे, वो इस बाग और घर को नीलाम कर देंगे। लेकिन मिसेस रेनेस्की फिर भी इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं देती। वो अमीराना एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ जारी रखती हैं। वो कहते हैं कि भाड़ में जाए ये चीज़ें, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं देती। वो अपनी फिर जो रिचनेस है ना, उसकी एक्टिविटीज़ जारी रखती है। फिर क्या होता है, वो घर पर एक म्यूज़िकल पार्टी का एहतमाम करती है, म्यूज़िकल पार्टी का इनविटेशन देती है। हालांकि वो इस पार्टी के अखराजात पूरे करने के काबिल नहीं होती, वो फिर भी इस पार्टी में मेहमानों के ग्रुप्स को इनवाइट करती है। बाग की नीलामी के बजाय इस बात के लिए फ़िक्रमंद है कि मेहमानों की हर तरह से खिदमत की जाए, उनमें कमी ना की जाए, पार्टी में किसी चीज़ की कमी ना हो, मेहमान कुछ फील ना करे। ये चीज़ उसके लिए मैटर कर रही थी। लेकिन बाग की नीलामी उसकी जहन पे आ ही नहीं रही थी, इन चीज़ों के मतलब वो सोच भी नहीं रही थी। वो घर खाना खाने के बजाय बाहर होटलों में खाने को तरजीह देती थी। कौन देती थी? रेनेफ्स्की। हत्ता कि वो फ़कीरों के साथ भी अमीराना रिचनेस एटीट्यूड रखती थी। होटल में खाना खाते हुए जब एक फ़कीर ने उससे भीख मांगा, रेनेफ्सी से भीख मांगी फ़कीर ने, तो उसने क्या किया? चांदी के बजाय सोने के सिक्के दे दिए। लोपाखिन एक बार फिर कोशिश करता है और मिसेस रेनेफ्सी से बाग की नीलामी के बारे में बात करता है। वो इसे इस बात का एहसास दिलाता है रेनेफ्स्की को कि बाग की नीलामी में बहुत कम वक्त रह गया है। वो मिसेस रेनेफ्स्की और गायब को बाग की नीलामी से बचाने के लिए एक मशवरा देते लोपाखिन कि अगर वो बाग को नीलामी से बचाना चाहते हैं, लोपाखिन कहते हैं कि आप दोनों, गायब और रेनेफ्स्की, अगर बाग की नीलामी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि बाग के दरख्तों को कटवा दें और बाग की ज़मीन को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तकसीम कर दें और फिर उन छोटे छोटे हिस्सों पर फ्लैट तमीर करवा दें, ताकि जब गर्मियों की छुट्टियों में स्याह आएँ, ट्रैवलर्स आएँ, तो यहाँ क़याम कर सकें, रुक सकें, यहाँ पे रह सकें और इस तरह इन स्याहों की वजह से किराए की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा रकम लेकर बैंक का कर्जा अदा कर सकें। लेकिन मिसेस रेनेफ्स्की लोफाकिन की इस मशवरे को ये कहकर इनकार कर देती कि पूरे रूस में अगर कोई खूबसूरत चीज़ है ना, तो वो इनका चेरी का बाग है। वो बाग को हरगिज़ ख़राब नहीं करेंगे, कोई फ्लैट वगैरह नहीं बनाना है, ये रेनेफ्स्की कहती है।
लफाकिन मिसेस रेनेफ्स्की को समझाने की कोशिश करता है रूस का सबसे खूबसूरत बाग नहीं बल्कि इस बाग का रकबा है जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट तामील करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये लफाकिन कहता है। गायब भी इस मशवरे को ठुकरा देता है, इनकार करता है, एग्रीड नहीं होता। इसके मुताबिक उनका बाग इतना खूबसूरत और अहम चीज़ है कि इस बाग का जिक्र इंसाइक्लोपीडिया में भी हो चुका है। वो भी अपनी बहन की तरह रेनेफ्स्की की तरह हकीकत से दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो बाग को नीलामी से बचाने के लिए बहुत से हल सोचता है गाइफ, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं करता। वो बाग के बारे में वैसे ही सोचता है जैसे वो इसके बचपन में सोचता था। मिसेस रेनेफ्स्की और गायब की इस बाग के साथ अच्छी याददाश्तें, पास्ट मेमोरीज वाबस्ता हैं, मिली हैं, जुड़ी हैं, लेकिन वो दोनों ही अपने बाग को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। वारिया मिसेस रेनेफ्स्की की गोद ली हुई बेटी लोफाकिन में दिलचस्पी रखती है, इंटरेस्ट रखती है लोफाकिन में, पुराने मुलाजिम में। वो बहुत दफ़ा लोफाकिन से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है वारिया, लेकिन लोफाकिन ने उसे कभी भी कोई पॉजिटिव आंसर नहीं दिया इस मोहब्बत का। मिसेस रेनेफ्स्की भी वारिया की लोफाकिन से मोहब्बत के बारे में जानती है। उसको भी पता है कि ये मेरी बेटी लोफाकिन से मोहब्बत करती है। वो भी बहुत दफ़ा लोफाकिन से कह चुकी है कि वो चाहती है कि वारिया और लोफाकिन जल्द अज जल्द शादी कर लें, लेकिन लोफाकिन के नज़दीक शादी से ज़्यादा एक बड़ा ताजर बनना, ट्रेडर बनना ज़्यादा अहमियत इम्पोर्टेंस रखता था। इसीलिए लोफाकिन हर वक्त पैसे कमाने की लगन में, इंटरेस्ट में लगा रहता था ताकि वो एक बड़ा आदमी बने, ख्वाब को जल्द अज जल्द पूरा कर सके। अनिया जो थी मिसेस रेनेफ्स्की की बेटी, हर वक्त सफ़ेद लिबास में मलबूस रहती थी, पहने हुए वेयर करती थी, जो उसकी पाकीज़गी और इनोसेंस की सिंबलिज्म है। अनिया की सफ़ेद लिबास, वो भी चेरी के बाग से बहुत प्यार करती है। अनिया भी वो ट्रोफिमोव से मोहब्बत करती है। यहाँ पे दूसरा करेक्टर हमारे पास अनिया का आ गया कि अनिया किससे मोहब्बत करती थी, ट्रोफिमोव से, और वारिया किससे मोहब्बत करती, लोफाकिन से। अनिया और वारिया कौन थी, ये मिसेस रेनेफ्स्की की बेटियाँ थी। अब डनियाशा, इसका प्लॉट शुरू हो गया। इस घर में मुलाजमा के तौर पर काम करती थी डनियाशा। वो हर वक्त अब अमीर बनने के ख्वाब देखती थी। वो याशा से मोहब्बत करती थी। एक दूसरे करैक्टर का हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। डनियाशा किससे मोहब्बत करती थी, याशा से। इससे शादी भी करना चाहती थी। याशा जो था वो फिर्ज का पोता था, जो उस घर का बहुत पुराना मुलाजिम था, फिर्ज जो था। लेकिन याशा अपने आप को मुलाजिम कहलाना पसंद नहीं करता था, वो बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो डनियाशा के जज्बात के साथ खेलता है। मिसेस रेनेस के साथ पेरिस से आने के बाद वो बहुत बदल जाता है। उसका रवैया अपनी माँ के साथ भी बदल गया था। वो दोबारा पेरिस जाना चाहता है, वो अब रूस में रहना पसंद नहीं करता। गायब खुद कुछ करने के बजाय मिस रेनेफ्स्की को मशवरा देता है कि वो आंटी से कुछ पैसे उधार मांग ले, जो एक अमीर और बहुत खूबसूरत औरत थी, या लोफाकिन से पैसे मांग ले, क्योंकि वो उसे कभी पैसे देने से इनकार नहीं करेगा लोफाकिन। और कहता है कि बहन, अगर तुम इन दोनों से पैसे मांग लो ना, तो हम किसी न किसी तरीके से बैंक का कर्जा उतारने के काबिल हो जाएंगे। लोपाकिन एक बार फिर मिसेस रेनेसी को हालात की जो संगीनी है, जो कम्प्लेक्सिटी है, उसका एहसास दिलाता है, फील कराता है, कोशिश करता है। उसे बताता है कि एक अमीर आदमी ड्रैगनोव बाग को ख़रीदने का सोच रहा है और वो ख़ुद नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आएगा। वो उन्हें एक बार फिर मशवरा देता है कि वो इसके मशवरे पर अमल करके ही घर को बचा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हासिल करके बैंक का कर्जा उतार कर अपने घर और बाग को बचा सकती है। मिसेस रेनेस्की क्या करती है, यकीनन आप गैस कर चुके होंगे। वो इस मशवरे को ठुकरा देती है, इनकार कर देती है। गायव रेनेफ्स्की को बताता है कि उसे एक बैंक की तरफ से 6,000 रूबल्स सालाना की नौकरी की पेशकश हुई है। वहाँ पे नौकरी
की ऑफ़र हुई है, लेकिन मिसेस रेनेव्स्की ये कहकर उसे नौकरी करने से मना करती है कि वो काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मिसेस रेनेव्स्की अपनी फजूल खर्ची को मज़ीद जारी रखती है। पिस्चिक जो मिसेस रेनेव्स्की का पड़ोसी है, पेशे के लिहाज से एक ज़िम्मेदार है, लेकिन इसकी माली हालत मिसेस रेनेव्स्की से मुख्तलिफ नहीं है, मेल जोल सेम है। वो भी कर्ज के बोझ तले जमा है, पिस्चिक भी कर्ज के तले दबा हुआ है। लेकिन मिसेस रेनेव्स्की के हालात जानने के बावजूद वो पिस्चिक था, वो इसके पास कर्ज लेने के लिए आता है। किसके पास कर्ज लेने के लिए आता है? मिसेस रेनेव्स्की, जो ऑलरेडी कर्ज में डूब चुकी है, क्योंकि वो इस बात से आगाह है कि मिसेस रेनेव्स्की उसे कभी इनकार नहीं करेगी और मिसेस रेनेव्स्की भी अपने बुरे माली हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन के बावजूद उसे कर्ज के तौर पर रकम लाजमी देगी। अब क्या होता है कि बाग की नीलामी का वक्त आ गया है। बाग अब नीलामी हो रही है। लोपाकिन के समझाने के बावजूद मिसेस रेनेव्स्की और गायब घर और बाग को बचाने के लिए कुछ नहीं करते और आखिरकार बाग की नीलामी का वक्त आ पहुंचता है। लोपाकिन के समझाने के बावजूद मिसेस रेनेव्स्की और गायब घर और बाग को बचाने के लिए कुछ नहीं करते और आखिरकार बेघर हो जाते हैं। नीलामी के लिए मिसेस रेनेव्स्की और गायब और लोपाकिन को भेजती है। वापसी पर लोपाकिन बहुत खुश होता है। मिसेस रेनेव्स्की और पिस्चिक के पूछने पर बताता है कि वो बाग को खरीद चुका है। कौन खरीद चुका है? उनका पुराना मुलाजिम। कौन सा था? लोपाकिन। वो मज़ीद बताता है, नीलामी में ड्रैगनोव ने भी हिस्सा लिया, लेकिन लोपाकिन ड्रैगनोव से ज़्यादा बोली लगाता है, ज़्यादा माल देता है और आखिरकार ज़्यादा बोली लगाने पर वो बाग को ख़रीद चुका है। वो बाग को ख़रीदने पर बहुत खुशी महसूस करता है लोपाकिन। वो इस बात पर भी ज़्यादा खुश है कि जिस घर में कल तक वो नौकर था, आज वो इस घर का मालिक बन चुका है। वो घर और बाग जहाँ पर इसके आबाओ अजदाद, जहाँ के उसके फोरफादर्स नौकर थे, ख़ानदान के ख़ानदान नौकर थे, लेकिन अब वो इस घर में नौकर के तौर पर नहीं बल्कि इसका घर का मालिक बनकर रहेगा। मिसेस रेनेव्स्की को इस बाग के बिकने का बहुत दुख था, एहसास था, उसे अब एहसास हो रहा है, लेकिन उसकी बेटी अन्या उसे ये कहकर तसल्ली देती है, दिल को कहती है कि आप फील ना करें, हर्ट ना करें, ये बाग बिक चुका है, लेकिन वो एक और बाग बनाएंगे जो इस बाग से ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। गायब इस बाग के बिकने पर बहुत खुश होता है। वो मिसेस रेनेव्स्की को कहता है कि शुक्र है बाग बिक गया, क्योंकि इस बाग की वजह से वो बहुत परेशान थे, लेकिन अब इस बाग के बिकने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। अब वो अपनी ज़िंदगी से भरपूर तरीके से प्लेजर उठाएंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मिसेस रेनेव्स्की और इसकी फैमिली के बाग और घर से रवानगी से इस ड्रामे की कहानी का इख्तिताम होता है, एंडिंग होती है, जबकि फिर्ज़ जो था बीमार पड़ चुका था, पुराना मुलाजिम, और जब सब लोग बाग को खाली करके जा रहे हैं तो याशा गलती से फिर्ज़ को बाग में ही बंद कर देता है और ताला लगा देता है। यहाँ पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस चैनल पर उनको इनवाइट कीजिएगा, लाइक करते हुए जाइएगा अगर आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।